देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 7th चैप्टर। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में बहुत अच्छे से जाना। हमने उसकी गति का भी अध्ययन किया ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप पहले वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गुणन गति, यानी कि हम गुणन गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओनली रेखिक गति के बारे में पढ़ा था ना। अब जब यहाँ पे गुणन गति आ गई तो यहाँ पे कुछ चीजें बदलेगी। जैसे हमने जब रेखिक गति पढ़ी थी तो हमने वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, ये सब पढ़ा ना, विस्थापन पढ़ा। जैसे ही हमारा कण रोटेट करने लग जाता है यानी कि घूमने लग जाता है तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन आ जाता है, कोणीय वेग आ जाता है, कोणीय त्वरण आ जाता है, कोणीय संवेग आ जाता है, बलागुण आ जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो आज हम उन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। तो हेडिंग लगाइए कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोणीय वेग कि रेखिक वेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। आप लोगों को याद हो तो रेखिक वेग जो v था वो क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर। यही तो हुआ करता था, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा वेग कहलाता है। और हम लोग रेखिक गति के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए वो हमारा रेखिक वेग था या नहीं था। अब यहाँ पर हमारा कण रोटेट कर रहा है तो हमारा जो रेखिक वेग है उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोणीय वेग के बारे में भी। तो अब हम इन दोनों में एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि आखिर रेखिक वेग जो v है वो और जो कोणीय वेग है उनमें क्या रिलेशन होता है। कोणीय वेग को हम लोग लिखेंगे ओमेगा से। किससे लिखेंगे, इस सिंबल को कहा जाता है ओमेगा। ये जो सिंबल है इसे कहा जाता है ओमेगा। कोणीय वेग भी आपकी एक सदिश राशि होती है। देखो, जिस तरह से रेखिक वेग की डेफिनेशन हमने दी थी, क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा वेग कहलाता है। उसी तरह से कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी कि विस्थापन किससे रिप्लेस हो गया आपकी बार, कोणीय विस्थापन से। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होता है वही हमारा कोणीय वेग कहलाता है। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखी हुई है लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय जो वेग होता है उसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। डब्ल्यू को थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं ना हम, तो इसे कहते हैं ओमेगा। यह खुद एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। ओके, अब इसका मात्रक और विमा वो आप खुद भी निकाल सकते हो। कोणीय विस्थापन, कोण का होता है रेडियन, नीचे क्या है टी, या अगर मान लो कोणीय विस्थापन है डी थीटा, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो गई, डी थीटा ओवर डी टी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, ओमेगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कोण है तो रेडियन हो गया, और नीचे पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। इसकी विमा अब आप खुद निकालेंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो ये सब तो हमने इसके बारे में बहुत नॉर्मल सी चीजें जान ली। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है कि मुझे ओमेगा और वी में रिलेशन मेंटेन करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्टकट में एक चीज़ बता देती हूँ जो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, जब हम लोगों ने अदिश गुणनफल पढ़ा था वहाँ मैंने आपको सदिश गुणनफल के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसीलिए वो सदिश गुणनफल हमारे इस चैप्टर का पार्ट था, लेकिन मैंने आपको वहीं दोनों के साथ ही मैंने एक दूसरे के साथ ही पढ़ा दिया था। तो जिन बच्चों को सदिश गुणनफल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप 4th चैप्टर की जो वीडियोस है अदिश गुणनफल वाली वो देखिए। वहाँ मैंने अदिश सदिश दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सदिश गुणनफल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया। थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको वापस बता देती हूँ। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका परिमाण और दिशा भी होती है। सदिश गुणनफल जो होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों के सदिश गुणनफल को मान लीजिए मैंने सी वेक्टर से लिखा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी। जब भी आपको क्रॉस का साइन नजर आए वो हमेशा सदिश गुणनफल होता है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तो इनका अदिश गुणनफल लिखना है तो कैसे लिखते हैं, अब तक तो आपको आ गया होगा ए डॉट बी, ठीक है। तो जब भी आपको क्रॉस का साइन नजर आए तो इसका मतलब है कि वो सदिश गुणनफल है, और जब भी आपको डॉट आए तो इसका मतलब है वो अदिश गुणनफल है। तो सी जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी से। अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या आएगा, इस सी को अगर मैं खोलूँ तो ये आएगा मोड ए वेक्टर
मोड वी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। देखो जब भी क्रॉस को खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, जब भी डॉट को खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, मैं सिर्फ आपको एक शॉर्टकट में इसका रिवीजन करवा रही हूँ। बाकी डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, और देखनी भी है क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सदिश गुणनफल के बारे में ही पकड़ना है। हम दो चीज़ों के सदिश गुणनफल के रूप में ही फॉर्मूले निकालेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसको खोला जाता है, यानी कि ये जो सी है इसकी जो दिशा है वो किससे बताई जाती है, एन कैप से। ओके, तो ये सी खुद भी एक वेक्टर होता है, और इसके सॉरी यहाँ पर ये सी के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि सी जो होता है इन दोनों के गुणनफल से, अदिश गुणनफल से प्राप्त जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ तो सी के ऊपर कोई वेक्टर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ सी के ऊपर वेक्टर आएगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का सदिश गुणनफल किया जाता है तो प्राप्त जो राशि होती है वो भी एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा होती है इन दोनों, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं जिस तल में है उस तल के लंबवत तल में इसकी दिशा होती है, इसीलिए मैंने इसको एन कैप से शो किया। ओके बच्चों, अब देखो सदिश जो होता है सदिश गुणनफल में हमें दिशा निर्धारण निकालना हो कि सी की दिशा क्या होगी, तो हम लोग दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। दाएं हाथ के नियम में क्या होता है कि आप अपनी दाएं हाथ की, सिर्फ आपको दाएं हाथ को ही यूज करना है, आप अपनी दाएं हाथ की जो फिंगर्स है उनको घूर्णन की दिशा में मोड़िए, तो फिर आपका अंगूठा जो होता है वो आपको इस वेक्टर ये जो वेक्टर हमें प्राप्त होता है इन दोनों से, उसकी दिशा के बारे में हमें बताता है। अगर आपने अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ा कि अगर ये मान लीजिए कि आपकी जो है किस तरह से जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हो, आपकी घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से, अगर आप चल रहे हो इस तरह से यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप घड़ी की दिशा में ही चल रहे हो, आपकी घड़ी चल रही है ऐसे, घड़ी तो ऐसे ही चलती है पता है ना, और आप भी ऐसे ही चल रहे हो, तो इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, देखो मैं घड़ी के विपरीत, घड़ी जाती है ऐसे, मेरी उंगलियां मुड़ी ऐसे, तो मेरा थंब आ रहा है ऊपर की ओर, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर, जिन दोनों वेक्टर्स को हमने गुणन की दिशा में यूज किया है, दोनों जो वेक्टर्स है वो उनके उसके तल के लंबवत तल में इसकी दिशा होती है। और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा थंब नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारी जो दिशा होगी वो क्या होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये तल के लंबवत बाहर की ओर। तो दाएं हाथ का जो नियम होता है उससे हम लोग कोई भी दो वेक्टर है उनसे प्राप्त होने वाले तीसरे वेक्टर की दिशा हम निर्धारित कर सकते हैं क्रॉस के लिए। ठीक है, जब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि बताइए सी की दिशा क्या होगी, तो आप कहोगे ए और बी जिस तल में है उस तल के लंबवत होंगे। अब तल के लंबवत अंदर होगा या तल के लंबवत बाहर होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। जैसे ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन के तल के लंबवत ये वाला तल होगा। अब इस तल के लंबवत में ऊपर जाऊं या फिर नीचे जाऊं, यानी कि बाहर जाऊं या फिर अंदर जाऊं, वो हमें बताएगा हमारा राइट हैंड का जो नियम है, वो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक में बहुत अच्छे से और दिया हुआ है, आप बुक से देखेंगे और बुक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, मैंने आपको शॉर्टकट में सदिश गुणनफल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दे दी। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि सदिश गुणनफल को मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया था किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सदिश जो गुणनफल होता है उसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, ऐसे टेबल बना के, आई कैप जे कैप के कैप। जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई भी अवयव है, दो वेक्टर है जिनके आई जे और के अवयव ये हैं, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसके आई जे और के अवयव ये हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको छिपा लेते हैं, जब भी हमें आई कॉम्पोनेंट निकालना हो तो दिस माइनस दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे। बिल्कुल मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराया था ऐसा, तो आप लोग अपनी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके बच्चों, चलिए। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, हमेशा आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, वो तो होते हैं ज़ीरो। और आई क्रॉस अगर जे निकालना है, जे क्रॉस के निकालना है, या के क्रॉस आई निकालना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप लोग ऐसा एक डायग्राम बना लो। तो ये मान लीजिए आपका आई है, ये आपका जे है और ये आपका के है, तीनों को बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लो। ऐसे चल रहे हैं तो बिल्कुल पहले आई लिखो, फिर जे लिखो, फिर के। अब अगर आपको
क्या निकालना है आपको? निकालना है आई क्रॉस जे। अगर आप चल रहे हो आई से जे की ओर तो इसके आगे क्या आएगा? के कैप, यानी कि के कैप क्या होगा? आई क्रॉस जे कैप। सिमिलरली जे और के, तो अब इसके आगे क्या आ रहा है? आई। तो जे से अगर मैं के की ओर चल रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैप। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करूंगी तो जे कैप। और अगर आप इनका उल्टा कर दोगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय का मतलब आप समझते हो, मैंने बताया भी था कि ए क्रॉस जो बी होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अगर आपको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर करना है तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप इसको इस तरह से लिखोगे, जबकि हमारा जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय होता था या नहीं? हम लिख देते थे ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता था ना। लेकिन हमारे सदिश गुणनफल में फर्क पड़ता है, यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँगी मुझे तो के क्रॉस जे बताइए, तो बताइए अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो अब ये माइनस आई कैप होगा नहीं होगा? हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो था हमारे सदिश गुणनफल के बारे में नॉर्मल और बेसिक जानकारी। बाकी डिटेल में आप लोग वो वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ सॉल्व करवा रखे हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे खुद के टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हमें रेखीय वेग और जो कोणीय वेग है उसमें हमें संबंध ज्ञात करना है। यानी कि हमें ओमेगा और वी में, ओमेगा होता है मेरा कोणीय वेग और रैखिक वेग होता है मेरा वी, स्मॉल वी से लिखते हैं। तो इन दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है कि आखिर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। हमारा कुछ इस तरह का एक डायग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, माना कि कोई हमारा पिंड है, माना कि एक स्थिर अक्ष जेड के परित है, यह हमारा जेड एक्सिस है। इस जेड के परित है घूमते हुए दृढ़ पिंड पर कोई कण है पी। मैंने कोई कण मान लिया, ये एक दृढ़ पिंड है और इस पिंड के ऊपर मैंने कोई एक कण मान लिया पी, और हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? हमारे जेड एक्सिस के, इसलिए मैंने ये रोटेशन का साइन लगा रखा है। ओके, चलिए अब हमारा जो कण है पी, ये हमारा जो कण है पी जो एक वृत्त बना रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो यानी कि एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिए, जिसका केंद्र सी अक्ष पर स्थित है, ये जो भी सर्किल बनेगा उसका जो भी सेंटर होगा वो बताओ कहाँ पर होगा? जेड एक्सिस पर ही होगा। तो ये रहा हमारा इसका सेंटर जो है सी। अब तथा वृत्त की त्रिज्या, अब जो भी वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया स्मॉल आर, तो ये रही मेरी स्मॉल आर। आपको त्रिज्या तो पता ही है ना, तो ये रही स्मॉल आर जो पी की अक्ष से लंबवत दूरी है। बताओ ये इसकी लंबवत दूरी भी है या नहीं? इसके लंबवत ही तो ही है, पी की इस अक्ष से लंबवत दूरी भी तो है ही है, और आर इस वृत्त की त्रिज्या भी है। इतना आपको डायग्राम में सब कुछ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। माना पी का रेखीय वेग वी है, माना मेरा जो कण पी है उसका जो रेखिक वेग है उसको मैंने वी वेक्टर कह दिया, जिसकी दिशा आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे रेखिक वेग की जो दिशा होती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जो भी वृत्त होता है उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। मैंने ये चीज जब भी आपको वेग पढ़ाई थी ना तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी। तो बताओ ये मेरा वृत्त है तो इसकी स्पर्श रेखा ये हुई, इस पॉइंट पे चलेंगे तो इस तरह से, इस पॉइंट पे चलेंगे तो इस तरह से, इस तरह से हमारी वी की दिशा हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब देखो, माना कि डेल्टा टी समय बाद, अब ये कण भी आपका घूम रहा है, तो पहले ये कण पी पे था, मैंने मान लिया कि डेल्टा टी समय में, भाई थोड़े से समय में ये कण पी से पी डैश पे आ गया। मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ तो आपको दिखाई दे। ये जो कण है वो हमारा पी से पी डैश पे आ गया, यानी कि पहले मेरा कण था यहाँ, अब ये पहुंच गया यहाँ पे। थोड़े समय बाद में कण घूमेगा तो पहुंचेगा ही ना, तो कण यहाँ से यहाँ पर, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया पी डैश। बाकी अगर आपको डायग्राम में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, यही डायग्राम है और बिल्कुल डेरिवेशन हम इसी डायग्राम से करने वाले हैं। तो डेल्टा टी समय में कण मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो बताओ एंगल में चेंज आएगा नहीं आएगा? यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो हमने मान लिया कि ये जो एंगल है उसको मैंने कहा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी समय में कण पी से पी डैश पर पहुंचा तो एंगल जो है वो मेरा कितना है? डेल थीटा। तो अब मुझे एंगल को मैंने नाम दे दिया, लिखते हो ना आप लोग मैथमेटिक्स में भी, तो क्या हो जाएगा? पी डैश सी पी, एंगल पी डैश सी पी, बताओ कितना है? डेल्टा थीटा।
अब इसे ही हम कहते हैं कोणीय विस्थापन, क्योंकि कोण में तो कोण ही तो चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा कोणीय विस्थापन। तो ये डेल्टा थीटा मेरा क्या कहलाया, कोणीय विस्थापन। अब अगर मुझे कोणीय वेग निकालना है तो मैंने अभी अभी आपको कोणीय वेग की डेफिनेशन दी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, यही तो हुई। तो बताओ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कितनी हुई, डेल थीटा ओवर डेल टी, यही तो हुई भाई। डेल टी समय में डेल्टा थीटा हुआ, तो डेल थीटा बाई डेल टी मेरा क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया। अब हमारा जो डेल टी है, ये जो हमारा समय है, ये बहुत कम होता है, यानी कि डेल टी टेंस टू जीरो। जब भी डेल टी टेंस टू जीरो जाता है तो हम लिमिट लगा लेते हैं, मैथमेटिक्स में भी करते हैं ना, तो हमने लिमिट लगा दी डेल टी टेंस टू जीरो, तो ये डेल इसमें कन्वर्ट हो गया, और इसे ही हम कहते हैं हमारा कोणीय वेग, जिसे हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं कि रेखिक वेग क्या होता है। रेखिक वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। मैंने मान लिया कि ये जो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये दूरी है डेल एस, तो बताओ इसके अंदर जो छोटा सा परिवर्तन होगा वो मेरा रेखिक वेग कहलाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एस ओवर डेल टी। भाई यहाँ से यहाँ तक गया तो इतनी तो दूरी हुई, तो उसमें परिवर्तन की मैंने दर लिख ली। अब देखो, अगर आप डायग्राम से देखो तो इस चीज को, ये जो चीज है, इसे आप क्या लिख सकते हो, आर डेल थीटा के बराबर। मैथमेटिक्स में करते हैं ना हम, तो इसे मैंने लिख दिया आर डेल थीटा। ये मैंने लिखा डायग्राम से, डेल एस बराबर है आर डेल थीटा, ये है डायग्राम से, चित्र से। तो आप लोग लिख सकते हैं, मैथ्स वाले जो बच्चे उनको इजीली ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आर डेल थीटा लिख दिया और नीचे हो गया डेल टी। अब मेरा आर जो है वो तो वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको तो हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने निकाल दिया इसको लिमिट से बाहर। तो ये आ गया आर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। और बताओ ये जो चीज़ है ये क्या है, अरे ये तो ओमेगा ही है, हमने अभी अभी लिखा। तो आर एज इट इज आ गया और इसको लिख दिया ओमेगा। अगर मैं इसको आई के लिए लिखूं तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर आई। तो ये आ गया मेरा इनमें रिलेशन, यानी कि रेखिक वेग और जो कोणीय वेग होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो हमने लिखा है परिमाण के रूप में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो v इज इक्वल टू होता है, वेक्टर v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। हमेशा ध्यान रखना, ओमेगा पहले आता है, आर बाद में आता है। आप लोग अगर इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो आर को पहले और ओमेगा को बाद में लिखना है, तो फिर एक नेगेटिव साइन और आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वेक्टर फॉर्म में तो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सिंपली आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, आर ओमेगा ओमेगा आर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बताओ सिंपल सा डेरिवेशन था, हमने कुछ भी नहीं किया, कोणीय वेग लिखा, रेखिक वेग लिखा, फिर हमने हमारे मैथमेटिक्स को यूज़ किया और इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया। और हमारा जो आई है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। n क्या है, पिंड के कुल कणों की संख्या की, हमने जो पिंड जो लिया है उसमें कुल कण कितने हैं, ठीक है, वो हमारा है n। अब देखो अक्ष पर स्थित कण, अगर कोई कण इसके अक्ष पर स्थित है, हमारा जो अक्ष है उस पर ही स्थित है, तो उस कंडीशन के लिए बताओ आपका r 0 होगा नहीं होगा। अगर कण यही है, अक्ष पर कहीं भी है, तो बताओ r 0 होगा नहीं होगा, भाई वृत्त की त्रिज्या 0 हो जाएगी ना। तो r 0 हुआ, जैसे ही r 0 हुआ तो मेरा v भी क्या हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा। तो अक्ष पर स्थित कणों के लिए r भी 0 होता है और v बराबर 0 होता है। तो ये चीज़ एग्जाम में बहुत बार हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्ष पर अगर कोई कण स्थित है तो उसके लिए r बराबर 0 होता है, इसलिए उसके लिए v बराबर भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अक्ष पर स्थित जो कण होते हैं वो रेखिक गति नहीं करते हैं, क्योंकि रेखिक वेग 0, रेखिक वेग 0 इट मीन्स उनमें कोई रेखिक गति नहीं होती है। इसी वजह से हमारा जो अक्ष होता है वो स्थिर होता है। हमारा अक्ष जो होता है वो कैसा होता है, स्थिर। क्यों, क्योंकि अक्ष पर जो कण होते हैं उनका रेखिक वेग 0 होता है। जब उनका रेखिक वेग 0 होता है तो वो कोई गति ही नहीं करेंगे, और जब गति नहीं करेंगे तो बताओ स्थिर होगा नहीं होगा, होगा ना। तो अक्ष जो है वो हमारा स्थिर होता है। और हमारा जो ओमेगा होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। इसकी विमा आप खुद निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बता ही दिया, v जो होता है वो ओमेगा क्रॉस r होता है, गलती मत करिएगा, ओमेगा पहले आएगा और r बाद में आएगा। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको वेक्टर जो प्रोडक्ट हमने किया था उसके बारे में बताया था। क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर है a और b तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से
जो तीसरा वेक्टर प्राप्त होता है वो इन दोनों के तल के लंबवत तल में होता है। तो यहाँ से भी अगर आप v की दिशा बताओ तो बताओ क्या होगी, ओमेगा और r के तल के लंबवत जो तल होता है उसमें हमारे v की दिशा होती है। तो ओमेगा क्रॉस r एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण तो ओमेगा और r लंबवत है। ये इस तरह से लिखिए, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ओमेगा r और लंबवत मतलब r का हमें लंबवत वाला घटक लेना है, तथा जिसकी दिशा P द्वारा बनाए गए वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेखिक वेग की जो दिशा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो इन दोनों के लंबवत तल में या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है और ये हमारे रेखिक वेग की दिशा होती है। ओके, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अब देखो इसमें ये भी दिया हुआ है, अगर आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो इस तरह से तो ओमेगा की दिशा होगी इस तरह से, और अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो ओमेगा की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, इस तरह से। ओके बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हम लोग राइट हैंड रूल को यूज करके ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो एक टैबलेट पॉइंट है, वो क्या, जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष, हमारा अक्ष स्थिर है ये हमने प्रूफ भी कर दिया ना, तो अगर हमारी कोई जो वस्तु है वो स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है तो समय के साथ में, अगर समय है तो उसके साथ में ओमेगा की जो दिशा है वो नहीं बदलती है, यानी कि ओमेगा की जो दिशा फिक्स है वो ही रहेगी, लेकिन इसका जो परिमाण है, ओमेगा का जो परिमाण है ना, मोड ओमेगा वेक्टर, वो हमारा बदलता रहता है। लेकिन अगर हम व्यापक घूर्णन में बात करें ना तो इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों ही बदल सकती है। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तब तो हमारा स्थिर अक्ष के सापेक्ष ओमेगा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसके परिमाण में समय के साथ परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम व्यापक घूर्णन में चले जाएं तो इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों ही बदल सकती है। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये देखो इसमें v की दिशा बताई गई है, ये हमारी ओमेगा की दिशा है, ये हमारा r का लंबवत घटक है क्योंकि ये लंबवत ही तो है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने कोणीय वेग पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना कोणीय वेग। अब कोणीय वेग है तो कोणीय त्वरण भी आएगा, भाई कोणीय वेग है तो कोणीय त्वरण भी तो आएगा। तो कोणीय जो त्वरण होता है वो क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। और इसको हम लिखते हैं अल्फा से, किससे लिखते हैं बच्चों, अल्फा, ये अल्फा वाला सिंबल है तो आप यूज करते हो ना मैथमेटिक्स में भी, अल्फा बीटा गामा, वही अल्फा। और यह भी एक सदिश राशि होती है, तो ये हो गया अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये आ गया अल्फा का फॉर्मूला। अगर हमारा अक्ष स्थिर है, हमारा जो अक्ष है वो स्थिर है तो ओमेगा स्थिर होगा, ओमेगा की जो दिशा है वो नहीं बदलेगी, तो अल्फा भी जो होता है वो भी स्थिर होता है। चलिए तो अल्फा, अगर मैं इसको केवल परिमाण में लिखूं तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये वेक्टर फॉर्म में। और अगर मैं रेखिक त्वरण, रेखिक जो त्वरण था वो क्या था मेरा, ए होता था ना, रेखिक वेग में परिवर्तन की जो दर थी वो रेखिक त्वरण था। तो ए और अगर ओमेगा में, ए और अल्फा में अगर मुझे रिलेशन निकाल लो, अल्फा तो है मेरा क्या, कोणीय त्वरण, ए है मेरा रेखिक त्वरण, तो इन दोनों में भी रिलेशन होता है, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो अल्फा क्रॉस आर आता है, जैसे वहां पे क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर था ना, ऐसे ही a इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर, पहले अल्फा आएगा फिर आर आएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये सिंपली, तो ये रिलेशन आपको सब ध्यान में रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। भाई हमारी वस्तु घूम रही है तो किसकी वजह से घूम रही है, कोई तो बल होगा जो उसको घुमा रहा है, तो उसी बल को हम कहते हैं क्या, बल आघूर्ण, और इसे हम लिखते हैं टॉर्क से। इस सिंबल को क्या कहते हैं बच्चों, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। और यह भी एक वेक्टर जो क्वांटिटी होती है। अब देखो बल आघूर्ण वस्तु की घूर्णन गति में परिवर्तन लाने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसकी क्षमता को दर्शाता है, यानी कि वस्तु घूम रही है, इट मीन्स यहाँ पर कोई बल आघूर्ण काम कर रहा है। अब इसे जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। एफ तो मेरा सिंपल बल है, आर आपको पता ही है, तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा आएगा। और यह भी एक सदिश राशि होती है क्योंकि जहां भी क्रॉस का साइन मिल जाए इट मीन्स ये वाली जो राशि है वो हमेशा वेक्टर होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का तो लंबवत घटक ले लो और सिंपल एफ ले लो, या फिर आर ले लो और एफ का लंबवत घटक ले लो। तो आर लंबवत क्या है, आर लंबवत होगा आर साइन थीटा, होगा नहीं होगा, और
बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, यानी कि हमें आर का लंबवत घटक का मतलब क्या है, बल की जो क्रिया रेखा है उससे आपको लंबवत दूरी लेनी है। और अगर एफ लंबवत की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। वो क्या होगा, आर के लंबवत दिशा में, आर जो है उसके लंबवत दिशा में एफ का जो भी अवयव है वही हमारा एफ लंबवत कहलाता है। और ये देखो इस तरह से, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड एक्सिस है, तो इस तरह से हम लोग तीनों की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो ये अगर मेरा आर है तो ये एफ की दिशा है, तो टॉर्क की जो दिशा है वो ये कहलाती है, ये टॉर्क है, ये एफ है, ये आर है, ये आर साइन थीटा है इसका लंबवत घटक, ये एंगल थीटा है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो इस तरह से हम डायग्राम में इनकी दिशा के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए, और यहाँ से भी आप बता सकते हो आर और एफ के लंबवत जो दिशा होगी, क्यों, क्योंकि टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ से मिल रहा है, तो आर और एफ के लंबवत तल में मेरे टॉर्क की दिशा होगी। अब ये टॉर्क अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, वो तो आप राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हो ना। चलिए, तो बच्चों हमारा जो बलागुण होता है वो एक कैसी राशि है, वेक्टर राशि है, ये तो हमने देख ही लिया। तो बलागुण एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा है वो हम लोग राइट हैंड रूल से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा बलागुण कब कब जीरो हो सकता है। भाई आपसे कोई पूछे कि बताइए बलागुण कब कब जीरो हो सकता है, तो आपको पता है कि अभी अभी हमने देखा टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। या तो आर जीरो हो जाए तो भी टॉर्क जीरो, या एफ जीरो हो जाए तो भी मेरा टॉर्क जीरो, या फिर मैं इसको खोलूंगी तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा और एन कैप, ऐसे कुछ आएगा। या फिर एंगल, या तो एंगल जीरो हो जाए क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। तो इन चारों कंडीशन के लिए यहाँ देन नहीं आएगा, आर बराबर जीरो हो जाए या एफ बराबर जीरो हो जाए या फिर थीटा बराबर जीरो और 180 डिग्री हो जाए, तो इन सभी कंडीशन के लिए मेरा जो बलागुण होता है वो जीरो हो जाता है। यानी कि आपका जो बल है वो मूल बिंदु पर प्रभावी हो जाए, इसका मतलब ये हुआ। या फिर बल की जो क्रिया रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरे, तो इस कंडीशन में हमारा जो बलागुण होता है वो काम नहीं करता है, वो जीरो होता है। तो ये था हमारे बलागुण के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे कोणीय संवेग के बारे में। हमने नॉर्मल संवेग पढ़ा था ना, P इक्वल टू एम वी, याद है कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, P इक्वल टू एम वी, ये हमारा संवेग था। अब यहाँ पर हम कोणीय वर्ड लगा रहे हैं तो कोणीय संवेग जानेंगे। तो कोणीय जो संवेग होता है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एल से। तो किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी कण का बिंदु के सापेक्ष हमारा कोणीय जो संवेग होता है उसको हम लिखते हैं आर क्रॉस पी से। कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस पी, जहाँ पी मेरा रेखिक संवेग है और पी होता है एम वी। तो एल का ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है और यह भी एक वेक्टर राशि होती है। एल जगह अगर मैं उसको खोलूँ तो आर पी साइन थीटा, या फिर इसको हम आर पी लंबवत या आर लंबवत पी, बिल्कुल अभी अभी लिखा था ना हमने टॉर्क में भी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। बस आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। आर लंबवत का मतलब वही आर साइन थीटा, यानी कि पी की दिशा रेखा, पी की दिशा रेखा की मूल बिंदु से हमें लंबवत दूरी लेनी है। या फिर पी लंबवत की बात करें तो पी साइन थीटा, यानी कि आर की लंबवत दिशा में पी का जो घटक होगा वही मेरा पी लंबवत होगा। अब बताओ मेरा एल कब कब जीरो हो सकता है, यानी कि मेरा जो कोणीय संवेग है वो कब कब जीरो, या तो मेरा आर जीरो हो जाए तो मेरा एल जीरो, या मेरा पी जीरो हो जाए तो जीरो, या फिर मेरा एंगल जीरो रहे या फिर 180 डिग्री रहे। तो इन सारी कंडीशन के लिए मेरा यहाँ भी एल जो होता है वो जीरो होता है। चलिए, अब बात करते हैं बलागुण। हमारा जो बलागुण होता है और हमारा जो कोणीय संवेग है, बलागुण यानी कि टॉर्क और कोणीय संवेग यानी कि वेक्टर कैपिटल एल, इनमें भी एक रिलेशन होता है। हम वो रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। हमने देखा एल होता है आर क्रॉस पी, होता है नहीं होता, तो आप इसमें परिवर्तन की दर कर दीजिए। तो दोनों तरफ हमने अवकलन कर दिया समय के सापेक्ष, तो डी एल ओवर डी टी बराबर आ गया डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी। अब आपको अच्छे से पता है कि जब डी ओवर डी टी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले एक को रखेंगे कांस्टेंट, इसके ऊपर करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और फिर इसके ऊपर करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, मैथ्स में करा होगा आप लोगों ने, कर दीजिए। तो डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी, हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले मैंने इस डी ओवर डी टी को अप्लाई किया आर पे, तो ये पी एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कि पी को पहले ले आए और फिर आर के साथ कर दिया, नहीं, क्योंकि बीच में क्रॉस है इसलिए। तो डी आर ओवर डी टी क्रॉस पी प्लस अब की बार आर क्रॉस को एज इट इज रखा और पी के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया, तो डी पी ओवर डी टी। अब आपको पता है डी आर ओवर डी टी तो बन जाता है वी, बनता है नहीं बनता, तो ये हो गया वी।
तो बताइए कितना हो गया, dr ओवर dt क्रॉस p। dr ओवर dt क्रॉस p को मैं क्या लिख दूं, v क्रॉस, और p की जगह मैंने लिख दिया mv। और जब भी दो सेम प्रोडक्ट, अब m तो मेरा क्या है, मास, मास तो एक कांस्टेंट राशि होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं m v क्रॉस b। अब बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया दो सेम राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, चाहे आई क्रॉस आई करो, अभी अभी बताया है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो। उसी तरह से वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी भी जीरो, यानी कि मेरी ये जो टर्म है वो तो जीरो की ओर चली गई। कैसे चली गई, क्योंकि जब हमने इसको खोल के वैल्यू पुट करी तो हमें ये मिला, तो ये वाली टर्म तो मेरी पूरी की पूरी जीरो हो गई। बची क्या, आर क्रॉस डीपी ओवर डी। अब डीपी ओवर डी, न्यूटन के सेकंड नियम से कुछ याद आ रहा है आपको, क्या थी, एफ, क्या था मेरा, फोर्स एफ, तो इसको मैंने लिख दिया एफ। तो आर क्रॉस डीपी ओवर डी को मैं क्या लिख दूं, आर क्रॉस एफ। और बताओ आर क्रॉस एफ, अब ये भी तो पढ़ा टॉर्क होता है नहीं होता, तो ये आ गया टॉर्क। तो बताओ मेरी जो इधर वाली टर्म है ये पूरी की पूरी, ये तो हो गई जीरो, ये पूरी की पूरी मेरी आ गई टॉर्क के बराबर। तो अब बताओ यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी इस टर्म की, तो डी एल ओवर डी टी बराबर कितना आ गया, टॉर्क, कितना आ गया, डी एल ओवर डी टी बराबर टॉर्क। तो ये मेरा एल और टॉर्क में रिलेशन आ गया, क्या, एल, यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो मेरा बलागुण है, बलागुण के बराबर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेग में संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर आ रही थी ना न्यूटन सर के सेकंड लॉ से, उसी तरह से यहाँ पर जब एल आ गया तो एफ की जगह क्या आ गया, टॉर्क। देखो जब हम इस चैप्टर के 2 या 3 वीडियो के बाद में हम लोग हमारे रेखिक वेग, मतलब रेखिक जो क्वांटिटीज है और जो हमारी कोणीय जो क्वांटिटीज मिल रही है गुणन गति में, इनमें हम लोग देखेंगे, इनको हम एक टेबल बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने इनको कैसे रिप्लेस किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ v था तो यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा आ गया, यहाँ a था तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा आ गया ना, यहाँ पर p था तो यहाँ पर l आ गया, यहाँ पर f था तो यहाँ पर टॉर्क आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। एक दो बार हमें ये टिपिकल लगेगा कि समझ ही नहीं आएगा कौन सा सिंबल क्या है, लेकिन जब आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह करोगे, वीडियो को एक दो बार देखोगे, बुक से पढ़ोगे, डेरिवेशन को खुद से करोगे, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, इसलिए आप वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिए। बुक से भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बुक को साइड में रख दो, नहीं, बुक से भी आप लोग पढ़िए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें में बुक में मिल जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो उनको भी आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल को आप लोग मेरे साथ साथ निकालते रहिए। तो ये आ गया मेरा टॉर्क और कोणीय जो संवेग है उसमें रिलेशन। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, और आपसे ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी होता है, तो फिर आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा ना। तो ये इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा कणों का जो निकाय है उसके बलागुण और कोणीय संवेग के बारे में। अब की बार हमने n कणों का एक निकाय ले लिया, उस पर बलागुण और कोणीय संवेग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब हमने बलागुण को भी अच्छे से जान लिया, कोणीय संवेग को भी अच्छे से जान लिया ना। चलिए माना कि n कणों का निकाय है, तो उसके लिए मैंने कोणीय संवेग को लिख दिया इस तरह से, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर डॉट 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 Ln वेक्टर लिखा जा सकता है ना। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो समेशन सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n Li वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब तक तो आपको ये चीज लिखनी आ गई होगी। L जो होता है वो r क्रॉस p होता है, तो Li क्या हो जाएगा, Ri क्रॉस pi। कोई हमने आईवा कण ले लिया उसके लिए लिखा, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। p क्या होता है, mv, तो इसको i के लिए लिखोगे तो mi vi, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, L की जगह लिख दिया r क्रॉस p और i और लगा दिया। चलिए dl ओवर dt, अगर मैं dl ओवर dt की बात करूं, मैंने इसमें परिवर्तन की दर लिख दी, तो वो क्या हो जाएगा, d ओवर dt सिग्मा li, सिग्मा dl। अब ये देखो, ये जो d ओवर dt है वो सिग्मा के अंदर जा सकता है ना, तो सिग्मा आ गया बाहर और इसको भेज दिया अंदर। और बताओ ये जो है वो क्या होता है, ये टॉर्क होता है नहीं होता, अभी अभी हमने पढ़ा क्या, dl ओवर dt जो होता है वो तो टॉर्क के बराबर होता है नहीं होता, तो ये आ गया टॉर्क और सिग्मा एज इट इज था। तो अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f, अभी अभी हमने पढ़ा r क्रॉस f होता है। अब ये जो f होता है ना यहाँ पे इस टॉर्क में, जो ये f होता है ना, ये कि कौन से इंटरनल फोर्सेस और बाह्य जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल, उन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि इसमें कितने इंटरनल और कितने
एक्सटर्नल, दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके सम के बराबर ही एफ होता है। तो यहाँ पर जो ये एफ है वो क्या है, एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई इंटरनल, दोनों का सम। चलिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू समेशन टॉर्क भी हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर टॉर्क की जगह मैंने लिख दिया आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू, ये कैसे लिखा, डीएल ओवर डी तो है टॉर्क, और ये रहा टॉर्क बराबर समेशन टो आई, यहाँ से ये स्टेप लिखी है और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी आर आई क्रॉस एफ आई। अब ये जो टॉर्क है वो भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये जो बलागुण है वो भी आंतरिक और बाह्य दोनों के बराबर है, दोनों के योग के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, टॉर्क एक्सटर्नल प्लस टॉर्क इंटरनल हो गया। तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या होगा, टॉर्क एक्सटर्नल, जब हम टॉर्क एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एफ एक्सटर्नल आ जाएगा, आएगा ना भाई। टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। सिंपली अगर मैं टॉर्क लिखूँ वो होता है आर क्रॉस एफ। अगर आप इसको एक्सटर्नल के लिए लिखना चाह रहे हो तो ये भी एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, इंटरनल के लिए लिखोगे तो ये भी एफ इंटरनल हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेप मैंने लिख दी इस तरह से। न्यूटन के थर्ड नियम से आंतरिक बलों का निकाय के कुल बलागुण में योगदान शून्य होता है। अब न्यूटन सर का जो थर्ड नियम है वो ये कहता है कि जो आंतरिक बल जो लगते हैं ना वो बलागुण में कोई योगदान नहीं देते हैं, यानी कि आंतरिक बलों का निकाय के कुल आगुण में जो योगदान होता है वो जीरो होता है, यानी कि जो आंतरिक लगने वाले जो बल होते हैं उनका बलागुण में कोई योगदान नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा ये जो टो इंटरनल है वो जीरो हो जाता है। जब टो इंटरनल जीरो हो जाता है तो बताओ टोर जो है वो केवल और केवल किसके बराबर आया, टो एक्सटर्नल के, यानी कि यहाँ पर जो ये टो है वो टो एक्सटर्नल के बराबर आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने न्यूटन सर का यहाँ पर थर्ड नियम लगा दिया कि आंतरिक बलों का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है। ओके बच्चों, चलिए, तो डीएल ओवर डी किसके बराबर आ गया, मेरा टो एक्सटर्नल के। यहाँ पर टॉर्क बराबर टो एक्सटर्नल आ गया, ये जो टॉर्क था वो सिग्मा टो आई के बराबर था। तो यहाँ से मैंने डीएल ओवर डी बराबर आ गया टो एक्सटर्नल। तो डीपी ओवर डी भी क्या होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो यानी कि ये सिर्फ एक्सटर्नल जो लगने वाले होते हैं उनके बराबर ही ये होते हैं। तो ये था हमारा एन कणों के निकाय के लिए हमने कोणीय संवेग और हमारे बलागुण में रिलेशन निकाला। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो कोणीय संवेग का संरक्षण नियम भी याद करते हैं। कोणीय संवेग जो होता है वो एक संरक्षित राशि होती है, ये हम कहते हैं ना। तो हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो डीएल ओवर डी होता है। यदि किसी निकाय या निकाय पर, यदि किसी कण या निकाय के ऊपर टो एक्सटर्नल, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर टो एक्सटर्नल ही काम करेगा। अगर मेरा टो एक्सटर्नल भी जीरो हो जाए, यानी कि इस निकाय के ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो बताइए उस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले से मेरा डीएल ओवर डी जीरो होगा नहीं होगा। जब निकाय के ऊपर कोई बाह्य बलागुण काम नहीं कर रहा है तो बलागुण और कोणीय संवेग में रिलेशन होता है। तो यहाँ से डीएल ओवर डी भी जीरो, और जब भी ऐसे आपको जीरो नजर आता है इसका मतलब ये जो राशि होती है वो मेरी कांस्टेंट या नियत होती है, यानी कि संरक्षित होती है। तो यदि किसी निकाय या कण के ऊपर टो एक्सटर्नल जीरो होता है तो उस निकाय का कोणीय जो संवेग होता है उस गुणन अक्ष के सापेक्ष नियत रहता है। इसे ही हम कोणीय संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। तो डीएल ओवर डी बराबर जीरो, यानी कि एल मेरा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो ये था कोणीय संवेग। हमने अब की बार भी सिद्ध कर दिया कि कोणीय संवेग संरक्षित होता है, लेकिन कब, जब निकाय पर कोई बाह्य बलागुण काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमारा कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने कोणीय क्वांटिटीज के बारे में जाना। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बलागुण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इन सब में आपस में रिलेशन थे, हमने उन रिलेशन को भी निकाला। वापस से रिपीट करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यही था। a इज इक्वल टू आर एल्फा, या फिर वेक्टर a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर वेक्टर, यही था। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था। डीएल ओवर डी इज इक्वल टू टॉर्क। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हमने निकाले, तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इनमें एक दूसरे में रिलेशन भी आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल आ सकता है ना, जैसे आपको आर दे देगा और अल्फा दे देगा, आर दे देगा और ओमेगा दे देगा और वी पूछेगा, तो कैसे निकालोगे, आपको ये रिलेशन पता होगा तभी तो निकालोगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। इसी तरह से अल्फा दे देगा, आर दे देगा तो ए पूछेगा,
तो इस तरह से आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये न्यूमेरिकल आप कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपको सदिश गुणनफल को सॉल्व करना आता हो, और उसके लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।